अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं सर आतिफ। हमने पहले अकाउंटिंग की बेसिक शुरू करी थी लास्ट टाइम, जिसमें हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन देखी थी कि अकाउंट्स में क्या होता है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजैक्शन मतलब कुछ गिव एंड टेक, कुछ लेन देन। जैसे आपने लेट्स सपोज फर्नीचर बेचा है या मर्चेंडाइज बेची है आपने, तो मर्चेंडाइज आपके पास से चली गई, कैश आपके पास आ गया, तो ये एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज़ हुई हैं। तो ये एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज़ को हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। उसको रिकॉर्ड करना, फिर उसको एनालाइज करना, सरप्राइज करना, ये सब किस में आ जाता है? अकाउंट्स में आ जाता है। फिर हमने शुरू किया था भाई कि हेड्स ऑफ अकाउंट। हेड ऑफ अकाउंट क्या होते हैं? हमने अकाउंटिंग को समझने के लिए उसको 5 ग्रुप में डिवाइड कर दी। ये आसान अल्फाज में बता रहा हूँ भी आपको। आपने जाहिर सी बात है भी अकाउंटिंग पढ़ना शुरू करी है, तो ज़्यादा टेक्निकल बात मैं आपसे भी नहीं करूँगा। तो हेड्स ऑफ अकाउंट्स कितने होते हैं हमारे पास? 5 हेड्स होते हैं। यूँ समझ लीजिए 5 फैमिली हैं, 5 खानदान समझ ली, समझने के लिए सिर्फ, ऐसा है नहीं। कितने हेड्स हमारे पास? 5 हैं। एसेट, एक्सपेंस, लाइबिलिटी, प्रोप्राइटरशिप एंड रेवेन्यू। सबसे पहले हमने एसेट्स की डेफिनेशन देखी थी। रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस, कारोबार के जो वसाइल होते हैं उसे हम एसेट्स कहते हैं। जो जो चीज़ें हमें चाहिए कारोबार रन करने के लिए, उसे हम एसेट कहते हैं। एक्सपेंस जो खर्चा होता है किसी भी चीज़ के बदले, जो हम पैसे पेमेंट कर रहे होते हैं, उसे हम एक्सपेंस बोलते हैं। लाइबिलिटी ऑब्लिगेशन से, कर्जा है, उधार है, जो हमने उधार में सामान खरीदा था माजी में, वो मुझ पर कर्जा हो चुका है, उसे हम लाइबिलिटी कहते हैं। प्रोप्राइटरशिप ऑनरशिप को कहते हैं, मालिक को कहते हैं कि मालिक ने जो इन्वेस्टमेंट करी कारोबार में, उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोप्राइटरशिप। यानी जो भी सामान मौजूद है उसे ओनर का क्लेम कितना है, ओनर से क्लेम से मुराद ओनर का खुद का कितना है। और जो बाहर का होगा उसे हम लाइबिलिटी कहते हैं, और जो ओनर का होगा उसे हम प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। रेवेन्यू जो इनकम जनरेट हो रही है उसे हम क्या कहते हैं? रेवेन्यू। तो हमने 2 हेड्स पढ़ लिए थे, एसेट और एक्सपेंस। एसेट हमने कहा था रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस है, हमने कहा था कैश है, बैंक है, ज़मीन है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीन, इक्विपमेंट, ऑटोमोबाइल। मर्चेंडाइज जिस चीज़ का हम कारोबार करते हैं, जैसे मेडिकल स्टोर के लिए एसेट्स क्या, मर्चेंडाइज क्या होगा? मेडिसिन हो गई। बाटा शूज़ वालों के लिए क्या होगा? शूज़ हो जाएंगी। अल्पाइन की बात की थी मैंने, आइसक्रीम हो जाएगी आपके पास। इसी तरह किसी कपड़े की दुकान पे मर्चेंडाइज क्या होगी? कपड़े हो जाएंगे। तो जिस चीज़ का कारोबार कर रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? मर्चेंडाइज। कॉस्मेटिक की दुकान पे मर्चेंडाइज क्या होगी? कॉस्मेटिक यानी कि मेकअप का सामान हो जाएगा। अकाउंट रिसीवेबल, हमने उधार में किसी को सामान बेचा है तो पैसे बाद में मिलेंगे, उसे हम अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं। ऑफिस सप्लाईज, स्टेशनरी का सामान। मैं थोड़ी तेज़ी से बढ़ा रहा हूँ, ये वीडियो रिपीट कर रहा हूँ, आपको तो समझ लें। प्रीपेड एक्सपेंस, कोई एक्सपेंस हमने टाइम से पहले पे कर दिया, तो ये एसेट्स थे। फिर हमने बताया था आपको कि एसेट को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया हमने। एक ये ग्रुप है और एक ये ग्रुप है। इसको मैं नाम दिया करंट एसेट, उसको मैं नाम दिया फिक्स एसेट का। करंट एसेट नॉर्मली जिनकी लाइफ 1 साल से कम हो या कैश में कन्वर्ट हो जाए। इनमें जितनी भी चीज़ें हैं वो 1 साल से पहले पहले क्या होती हैं? ख़त्म हो जाती हैं, कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं। जैसे मर्चेंडाइज है, आप बेच ही देंगे उसको 1 साल से पहले पहले। अकाउंटेबल है, किसी को धार में सामान बेचा है तो पैसे आ ही जाएंगे उसके, वो अकाउंटेबल हो जाएगा। ऑफिस सप्लाईज स्टेशनरी का सामान है, उसकी लाइफ 1 साल से कम ही होती है, पेन पेंसिल वगैरह की। प्रीपेड एक्सपेंस, कोई भी एक्सपेंस टाइम से पहले दे दिया आपने, तो कितने अर्सा पहले देंगे आप? 1-2 महीने पहले देंगे ज़्यादा। 1 साल से पहले पहले प्रीपेड एक्सपेंस भी क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। तो करंट एसेट वो होते हैं जिनकी लाइफ 1 साल से क्या होती है? कम होती है, कैश में कन्वर्ट हो जाए। फिक्स एसेट जिनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा होती है। अब जितनी भी चीज़ें यहाँ पर लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, इक्विपमेंट, ऑटोमोबाइल, ये सब क्या है? इनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा है। तो डेफिनेशन लिखवाई थी मैंने आपको करंट एसेट की। करंट एसेट क्या क्या हमारे पास है? इज आइदर कैश और एन एसेट दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। 1 साल से पहले पहले क्या हो जाए? वो कैश में कन्वर्ट हो जाए। नेक्स्ट फिक्स एसेट हमारे पास, फिक्स एसेट जिनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा होती है। तो ये सब बातें पहले डिस्कस कर चुके हैं। फिर कुछ चीज़ें मैंने आपको डेफिनेशन डिफाइन की थी। मर्चेंडाइज हो गया, अकाउंट रिसीवेबल हो गया, ऑफिस सप्लाईज हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, ये सब आपको डिफाइन की थी। आई होप कि आपने याद भी कर ली होगी अब तक। फिर हमने एक्सपेंस देखा था, अभी अखराजात को कहते हैं एक्सपेंसेस। जैसे अगर आपकी बिल्डिंग आपकी अपनी नहीं तो किराए पे लेंगे आप, तो हम बोलेंगे रेंट एक्सपेंस।
किसी को जॉब पे रखा हुआ आपने, तो उसे हम बोलेंगे सैलरी एक्सपेंस, सैलरी देनी है आपने। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, टीवी अखबार वगैरह में ऐड देने के लिए, बैनर लगाने के लिए, साइन बोर्ड के लिए। इंश्योरेंस करवाया तो इंश्योरेंस एक्सपेंस हो जाएगा जी। बैड डेट एक्सपेंस, ये मैंने आपको बताया था, अगर आपने किसी को उधार में सामान सेल किया है और कुछ पैसे अगर डूब जाते हैं, तो जो पैसे डूब गए उसे हम बोलते हैं बैड डेट एक्सपेंस। डेब्ट कहते हैं अकाउंटिंग में कर्जे को। डेप्रिसिएशन के बारे में मैंने आपसे कहा था कि फिक्स एसेट, लैंड के अलावा, लैंड की वैल्यू कभी कम नहीं होती, लैंड के अलावा सब वैल्यू, सब फिक्स एसेट की वैल्यू क्या होती है, आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है। तो जैसे जैसे वैल्यू कम हो जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो मशीन हो, वो सब आहिस्ता आहिस्ता उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे आपका मोबाइल आपके हाथ में, जैसे जैसे आप इसको इस्तेमाल करते जाएंगे उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। परचेजेस से वो सिर्फ मर्चेंडाइज के लिए मुख्तस है, यानी कि आपने मर्चेंडाइज परचेज किया, उसमें क्या बोलते हैं, परचेजेस। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आगे मैं आपसे पूछूंगा। मर्चेंडाइज परचेज करना क्या कहलाता है, परचेजेस। यूटिलिटी एक्सपेंस, पानी, बिजली, गैस, टेलीफोन वगैरह के बिल को हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी एक्सपेंस। ये भी ज़रूरी चीज़ें आते हैं, जहाँ कारोबार होता है ये सब खर्चे होते हैं, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, यूटिलिटी एक्सपेंस। अब लाइबिलिटी की बात करते हैं। लाइबिलिटी मैंने आपसे कहा था कर्जे को कहते हैं। लाइबिलिटी इज एन ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम अ पास्ट बिजनेस इवेंट। ए लाइबिलिटी इज ऑब्लिगेशन, एक जिम्मेदारी है जो क्यों अराइज हुई है, क्योंकि किस कोई माजी की बिजनेस डीलिंग की वजह से, यानी माजी में किसी से उधार में सामान ख़रीदा होगा या बैंक से कर्जा लिया होगा हमने, तो वो हम पे क्या बन गई, ऑब्लिगेशन। और ऑब्लिगेशन को अकाउंटिंग हम क्या बोलेंगे, लाइबिलिटी, कर्जा। लाइबिलिटी को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, करंट लाइबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी मतलब वो कर्जे जो कि आपने एक साल के अंदर अंदर पे करने हैं, और जो कर्जे आपने एक साल के बाद पे करने हैं उसे हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। तो करंट लाइबिलिटी क्या है, वो कर्जे जो कि हमने एक साल से पहले करने हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, करंट लाइबिलिटीज आर अ कंपनी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल जिम्मेदारियाँ हैं, डेट आर ड्यू, जो कि ड्यू हो जाती हैं विद इन 1 ईयर, एक साल में, और विद इन अ नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, यानी जो आपका बिजनेस का टाइम है, नॉर्मल टाइम, उसमें ड्यू हो जाती है। तो करंट लाइबिलिटी क्या, वो कर्जा जो आपने एक साल से पहले पहले वापस करना है, करंट लाइबिलिटी। और वो कर्जा जो आपने एक साल के बाद वापस करना है उसे हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। जो कर्जा आप एक साल के बाद वापस करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी की डेफिनेशन क्या लिखी देखें आप, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज आर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस ऑफ अ कंपनी दैट आर ड्यू मोर देन 1 ईयर इन द फ्यूचर, जो ड्यू होंगे कब, एक साल के बाद। तो जो कर्जा एक साल के अंदर ड्यू हो रहा है उसे हम बोलते हैं करंट लाइबिलिटी, और जो कर्जा एक साल के बाद ड्यू होगा उसे हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। अब ऐसे कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। अकाउंट पे बिल, अकाउंट के लफ्जी मायने यहाँ सपोज कर लीजिए उधार, लेकिन यहाँ पर अब लगा हुआ पे बिल, पे करना है, यानी आपने किसी से उधार में सामान खरीदा होगा, अब आपने इसको पे करना, तो ये क्या कहलाएगा, अकाउंट पे बिल। जैसे एक अकाउंट सिविल बताया था मैंने आपको, उसमें हमने बात की थी कि हमने पैसे लेने दें, वो हमने उधार में बेचा था, वो लेने तो एसेट था, या मुझे देने, मैंने उधार में ख़रीदा है, तो ये अकाउंट्स पे बिल क्या है, मुझ पर लाइबिलिटी है, नाम से लग रहा है पे बिल, ऐसा उधार जो मुझे पे करना है। एक्रूड एक्सपेंस, एक्रूड का मतलब भी उधार होता है। एक्सपेंस यानी कोई एक्सपेंस हम टाइम पे अदा नहीं कर सके, रेंट हम टाइम पे नहीं दे सके, टाइम आगे बढ़ गया, तो उस पर कहलाएगा एक्रूड रेंट या रेंट पे बिल। किसी की सैलरी हम टाइम पे नहीं दे सके तो वो कहलाएगा एक्रूड सैलरी या सैलरी पे बिल। यानी जो भी एक्सपेंस हम टाइम पे नहीं कर सकें वो हम पे बन जाएगा कर्जा, और उसके साथ उसका नाम लिख देंगे। अगर रेंट होगा तो एक्रूड रेंट, सैलरी होगा तो एक्रूड सैलरी, इंश्योरेंस होगा तो एक्रूड इंश्योरेंस, यानी जो भी होगा उसका नाम लिख देंगे। अगर हम टाइम पे नहीं कर सकें तो हम पे कर्जा बन जाता है वो।
नोट्स पेबल या बिल पेबल, असल में अकाउंट्स पेबल समझ लें एक तरह से ज़बानी मुआहदा होता है, ये एक सिंपल पेपर में होता है, लेकिन जब इसको हम लीगल पेपर में लिखेंगे ना तो इसे हम बोलते हैं नोट्स पेबल या बिल पेबल। ये डिटेल में मैं फिर कभी बताऊंगा आपको, बस यूँ समझ लीजिए लीगल पेपर में लिखने का नाम क्या होता है, नोट्स पेबल या बिल पेबल होता है, वो ये अकाउंट्स पेबल। भाई ये ज़बानी समझ लें या सादा पेपर में समझ लें आप, जबकि नोट्स पेबल और बिल पेबल क्या होता है, ये लीगल पेपर में लिखने का नाम होता है। तो ये वो सारे एक्सपेंसेस जो कि नॉर्मली हमने एक साल के अंदर अंदर पे करने हैं, इस चीज़ का नाम क्या पड़ गया, करंट करंट लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी मैंने आपसे कहा वो कर्जा जो कि हमने एक साल के बाद वापस करना है, जैसे बैंक लोन, बैंक से कर्जा लिया तो बैंक लोन, किसी और से कर्जा लिया तो लोन पेबल। बॉन्ड्स या डिवेंचर पेबल भी बड़ा यूज़ होता है, कि जॉइंट स्टॉक कंपनी यूज़ करती है आवाम से कर्जा लेने के लिए, बॉन्ड इशू करती है, डिवेंचर इशू करती है। सेकेंडरी में जब हम आएंगे तो पढ़ेंगे आप इसको। अभी सिर्फ इतना समझ ले कि ये पब्लिक से कर्जा लिया गया, कंपनी ने लिया है, और उसकी वापसी की टाइम पीरियड चूंकि एक साल से ज़्यादा होता है, इसलिए इसे हम क्या नाम देते हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। तो बेसिकली इन दोनों में जो फ़र्क है वो टाइमिंग का फ़र्क है। अगर कर्जा आपने एक साल से पहले पहले वापस करना है उसको हम नाम देंगे करंट लाइबिलिटी, और अगर कर्जा आपने एक साल के बाद वापस करना है तो उसको हम नाम देंगे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। ठीक है जी। तो ये वो तमाम एक्सपेंसेस हैं जो कि नॉर्मल, ये तो वो तमाम कर्जे हैं जो कि करंट लाइबिलिटी की कैटेगरी में आते हैं, और ये वो कर्जे हैं जो कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी की कैटेगरी में आते हैं। अब मैं बाद में आपसे पूछूंगा कि अकाउंट्स पेबल की नेचर क्या है, तो नेचर सम्राट में उसका हेड पूछ रहा होता हूँ, उसकी फैमिली पूछ रहा होता हूँ, उसका फैमिली में अपनी तरफ से समझाने के लिए बोलता हूँ, असल नाम उसका हेड ही है। तो नेचर से मुराद क्या होती है, मैं उसका हेड पूछ रहा होता हूँ। लाइबिलिटी की नेचर क्या है भाई, सॉरी अकाउंट्स पेबल की नेचर क्या है, लाइबिलिटी। बैंक लोन की नेचर क्या है, लाइबिलिटी है सर। एक्रूड एक्सपेंस की नेचर क्या है, लाइबिलिटी है। तो ये आपने मुझे बताना है, मैं आपसे पूछूंगा अकाउंट्सेबल की नेचर क्या था, मुझे बोलेंगे सर वो एसिड है, क्योंकि अकाउंट्सेबल हमने कहाँ पढ़ा था, एसिड में पढ़ा था। मशीन की नेचर क्या है, एसिड है, क्योंकि हमने मशीन कहाँ पढ़ा था, एसिड में पढ़ा था। तो आपने मुझे क्या बताना, उसका हेड बताना। तो याद कर लीजिएगा कि लाइबिलिटी में कौन कौन से चीज़ें आती हैं, अकाउंट्स पेबल, एक्रूड एक्सपेंस, नोट्स पेबल, बिल पेबल, बैंक लोन, लोन पेबल, बॉन्ड्स, डिबेंचर पेबल, ये सब किस में आती हैं, लाइबिलिटी में आती हैं। वीडियो रोक के इसे कॉपी कर लीजिए, कॉपी करने के बाद दोबारा प्ले कीजिएगा। आई होप कि आपने कॉपी कर लिया होगा। आगे चलते हैं। प्रोप्राइटरशिप, ऑनरशिप को शो करता है ये। ऑनर इक्विटी इज डिफाइंड एज द प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ कंपनी एसेट दैट कैन बी क्लेम्ड बाय द ऑनर। थोड़ी मुश्किल बात है, बस ये समझ लीजिए कि जो कारोबार में जितने भी एसेट मौजूद हैं, जो भी सामान है, वो दो तरीक़ों से आ सकता है। ये तो आपने बाहर से कर्जा लिया होगा, ये मालिक ने खुद पैसा लगाया होगा। जो ऑनर क्लेम होता है, ऑनर का होता है, उसे हम बोलते हैं प्रोप्राइटरशिप, जो ऑनर के पैसों का होता है। नंबर वन इसमें क्या है, कैपिटल। कैपिटल की डेफिनेशन क्या है, कैपिटल कैन इंक्लूड कैश और अदर एसेट इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ बिजनेस बाय द ऑनर। यानी मालिक जो भी चीज़ लगा रहा है कारोबार में, पैसा लगा रहा है या अदर एसेट, फर्नीचर लेके आ रहा है, मशीन, जो भी चीज़ लेके आ रहा है, जो मालिक इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उसे हम बोलते हैं कैपिटल। ये कैपिटल दारुल खिलाफा वाला कैपिटल नहीं है। यहाँ अकाउंटिंग का मतलब क्या है, इसका इन्वेस्टमेंट। उर्दू में कहते हैं सरमायाकारी, इंग्लिश में कहते हैं इन्वेस्टमेंट, मालिक को पैसा लगाने को, और अकाउंटिंग में पैसा लगाने को कैपिटल कहते हैं। तो मालिक जो कारोबार में जो भी चीज़ लगा रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, कैपिटल। देखें क्या लिखा हुआ, कैपिटल कैन इंक्लूड कैश और अदर एसेट इंट्रोड्यूस इनटू अ बिजनेस बाय द ऑनर। यानी मालिक जो कारोबार में कैश इंट्रोड्यूस करवा रहा है, यानी लेके आ रहा है, अदर एसेट लेके आ रहा है, जैसे फर्नीचर वगैरह लेके आ रहा है, जो कुछ भी लेके आ रहा है वो सब क्या है, कैपिटल है। फिर एक नई चीज़ आएगी आपके लिए, ड्राइंग। फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे आप। देखिए कारोबार में मालिक जो चीज़ पैसे लगाता है उसे हम कैपिटल बोलते हैं। इसी तरह इसके अपोजिट बिल्कुल, अगर मालिक कारोबार से कोई पैसा लेकर चले जाए पर्सनल यूज़ के लिए तो उसे हम बोलते हैं ड्राइंग। पर्सनल यूज़ के लिए घर लेके चले गया, क्या लिखा हो डेफिनेशन, ड्राइंग आर मनी और अदर एसेट्स टेकन आउट ऑफ द बिजनेस, दिस माइट बी बाय द ओनर और पार्टनर फॉर पर्सनल यूज। मोस्ट इम्पोर्टेंट, पर्सनल यूज।
यानी एसेट निकाल रहा है, और किस लिए निकाल रहा है? पर्सनल यूज़ के लिए। जैसे किसी की जनरल स्टोर की दुकान है, जनरल स्टोर है, अब उसमें अगर वो कोल्ड ड्रिंक अपने घर ले जाए इस्तेमाल करने के लिए तो उसे हम बोलेंगे ड्राइंग। पैसे घर ले गया इस्तेमाल करने के लिए तो उसे हम बोलेंगे ड्राइंग। तो जो भी चीज़ वो घर लेके जा रहा है ज़ाती इस्तेमाल के लिए, उसे हम क्या बोलेंगे? ड्राइंग। तो कैपिटल क्या है? मालिक जो इन्वेस्टमेंट करता है उसे हम कैपिटल बोलते हैं, और जो मालिक ज़ाती इस्तेमाल के लिए लेके चले जाता है कारोबार से, विड्रॉ कर लेता है, निकाल लेता है ज़ाती इस्तेमाल के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग। वीडियो रोके से कॉपी कर ले, कोई मसला तो पूछ लीजिएगा। आई होप कि आपने कॉपी कर लिया होगा इसे। आखिरी हेड है हमारा रेवेन्यू। रेवेन्यू इज़ द इनकम जनरेटेड फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन। कोई भी कारोबार जो होता है वो आमदनी के लिए होता है। आमदनी क्या? इनकम है, बिजनेस ऑपरेशन की वजह से जो इनकम जनरेट होती है। अब मुख्तलिफ कारोबार में सोर्स ऑफ इनकम मुख्तलिफ होते हैं। जैसे बहुत सारे कारोबारी इदारे मर्चेंडाइज बेचते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? सेल्स। जो सामान बेच के इनकम हासिल करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? सेल्स। और जैसे स्कूल हो गया, कोचिंग सेंटर हो गए, डॉक्टर हो गए, वो क्या लेते हैं? फीस लेते हैं। कुछ लोग कमीशन में काम करते हैं तो उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या हो गया? कमीशन इनकम। कुछ लोगों ने क्या किया हुआ है? कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, हाईली जो प्रोफेशनल डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, प्रोफेशनल लोग होते हैं, यानी कंसल्टेंसी मतलब अपनी सर्विसेज देते हैं, तो इनकी इनकम क्या हो गई? कंसल्टिंग फीस। किसी ने बैंक में पैसा रखवाया, वहाँ से इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो इनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या हो गई? इंटरेस्ट इनकम। रेवेन्यू मतलब सोर्स ऑफ इनकम। रेवेन्यू मतलब क्या है? सोर्स ऑफ इनकम। किसी ने मकान किराए पर दिया तो उसे हम बोलेंगे रेंट इनकम। ये कोई भी कोई भी जरिया जिससे कारोबार को रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसको हम क्या डाल देंगे? रेवेन्यू में डाल देंगे। तो जो इनकम का जरिया है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसको हम कौन से हेड में रखते हैं? रेवेन्यू में। अब आपने इसे याद करना है। मैंने आपसे कहा ना बार बार, मैं आपसे पूछूंगा नेचर क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछूंगा कैपिटल की नेचर क्या है, तो आप बोलेंगे सर प्रोप्राइटरशिप। मैं आपसे पूछूंगा सेल्स की नेचर क्या है, नेचर से मुराद किस हेड से बिलोंग करता है, तो आप बोलेंगे सर कैपिटल, रेवेन्यू सॉरी। सेल्स की नेचर क्या है? रेवेन्यू। मैं आपसे पूछूंगा अकाउंट्स पेबल की नेचर क्या है, तो आप बताएंगे सर लाइबिलिटी। मैं आपसे पूछूंगा फर्नीचर की नेचर क्या है, तो आप बताएंगे एसेट। मैं आपसे पूछूंगा परचेजेस की नेचर क्या है, आप बताएंगे एक्सपेंस। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, लाजमी याद कीजिए, अदरवाइज आगे बड़ा मसला हो जाएगा आपके लिए। किस हेड में क्या क्या चीज़ें आती हैं आपको पक्का याद होना चाहिए, ठीक है जी। इस वीडियो को स्टॉप करके इसे कॉपी कीजिए, बस आज के लिए इतना ही। बल्कि एक चीज़ हो रह गई, आई होप कि आपने इसे कॉपी कर लिया होगा। अब हम देखते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। लेकिन डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है? अकाउंटिंग में डेबिट और क्रेडिट दरअसल दो कॉलम के नाम है। किसके नाम है? डेबिट और क्रेडिट किसके नाम है? दो कॉलम के नाम है। लेफ्ट कॉलम को हम बोलते हैं डेबिट कॉलम, और राइट कॉलम को हम बोलते हैं क्रेडिट कॉलम। अब कौन सी चीज़ कब किस कॉलम में रिकॉर्ड होगी, तो उसका रूल क्या है? एसेट और एक्सपेंस में अगर इजाफा हो रहा है तो उसको हम डेबिट में लिखेंगे। एसेट और एक्सपेंस में अगर कमी हो रही है तो उसको हम क्रेडिट में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं फर्नीचर परचेज़ कर रहा हूँ, तो फर्नीचर क्या एसेट है, और परचेज़ करने की वजह से उसको क्या हो गया? इजाफा हो गया ना। जो भी चीज़ हम परचेज़ करेंगे उसमें इजाफा हो जाएगा। तो फर्नीचर में इजाफा हुआ तो उसकी अमाउंट हम कौन से कॉलम में लिखेंगे? डेबिट कॉलम में। और अगर मैंने फर्नीचर बेचा है तो फर्नीचर कम हो गया तो उसको मैं कौन से कॉलम में लिखूंगा? क्रेडिट कॉलम में। तो एसेट और एक्सपेंस का रूल सेम है, इजाफा होगा तो डेबिट में, कमी होगी तो क्रेडिट में। इसी तरह लाइबिलिटी, ओनरशिप और रेवेन्यू, इन तीनों का रूल सेम है। ओनरशिप मतलब प्रोप्राइटरशिप, कि अगर इजाफा होगा तो क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे और कमी होगी तो डेबिट कॉलम में। अभी आपने ये याद करना है, बाकी मैं समझाऊंगा बाद में आपको इसको। वीडियो रोक के से कॉपी कर लें आप। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे। ये रूल्स को याद कर लीजिएगा, एसेट एक्सपेंस इजाफा होगा तो डेबिट कॉलम में, कमी होगी तो क्रेडिट कॉलम में। हैव अ नाइस टाइम, अल्लाह हाफिज़।